हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रतिभा परिवार एजुकेशन ग्रुप में। भारत के इतिहास से संबंधित गुप्त साम्राज्य के बारे में चर्चा कर रहे थे। इससे संबंधित पाठ नंबर 1 पूर्ण हो चुका है। आज है पाठ नंबर 2। यदि आपने पाठ नंबर 1 नहीं देखा है तो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस कर ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे समय समय पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। अब बात करते हैं गुप्त साम्राज्य की। कुमारगुप्त फर्स्ट तक हमने चर्चा कर ली थी। आज है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त का जो साम्राज्य है वो 455 से 467 ईस्वी तक माना जाता है। इनकी उपाधि है वो विक्रमादित्य की। कौन सी उपाधि ग्रहण की थी? विक्रमादित्य। इस उपाधि का दूसरा नाम और प्रचलन में है और वो है क्रमादित्य। क्रमादित्य। कभी विक्रमादित्य के नाम से पूछा जाता है, कभी क्रमादित्य के नाम से। स्कंदगुप्त गुप्त वंश का अंतिम महान शासक था। अंतिम महान शासक था। महान शासकों में गणना की जाती है अंतिम। स्कंदगुप्त के समय में हूणों का आक्रमण होता है। हूणों का आक्रमण होता है इन्हीं के समय में। और ये जानकारी है वो किससे मिलती है? तो भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख। भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख से इस बात की जानकारी मिलती है कि हूणों ने स्कंदगुप्त के समय में आक्रमण किया था। स्कंदगुप्त ने हूणों को हरा दिया था युद्ध में। साथ ही में हूणों के आक्रमण के बाद उनकी सुरक्षा हेतु, यानी अपनी सुरक्षा हेतु उन्होंने आक्रमण किया, तो अपनी सुरक्षा हेतु इन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र, पहले राजधानी थी पाटलिपुत्र, इस पाटलिपुत्र से नई राजधानी स्थापित कर ली थी अयोध्या में। क्वेश्चन यहां से भी पूछा जा सकता है, अयोध्या को राजधानी किस गुप्त वंश ने बनाई? तो स्कंदगुप्त ने। बात करें जो जूनागढ़ अभिलेख है, जूनागढ़ अभिलेख, इसका दूसरा एक नाम और है और उसका नाम है गिरनार। दूसरा नाम क्या है? गिरनार। यह जो जूनागढ़ अभिलेख है, इस जूनागढ़ अभिलेख में जो शिला है, इस शिला के ऊपर जो 5 लाइनें हैं शुरू में, वो रुद्रदामन जो शक शासक था और 150 ईस्वी में सुदर्शन झील, सबसे पहले सुदर्शन झील बनवाई थी। और नीचे की जो 5 लाइनें हैं वो स्कंदगुप्त के बारे में मिलती है। ऊपर रुद्रदामन जो शासक था और नीचे की जो 5 लाइनें हैं वो स्कंदगुप्त के बारे में लिखी गई है। और इसके पश्चिम की तरफ बृहद शिलालेख है। बृहद शिलालेख है, शिलालेख। अब बात करते हैं सुदर्शन झील की। सुदर्शन झील, सुदर्शन जो झील है, यह सुदर्शन झील गुजरात के गिरनार नगर के समीप एक पर्वत है और उस पर्वत का नाम क्या है? उर्जियंत जो पर्वत है, इस उर्जियंत पर्वत से 2 नदियां निकलती है। एक है सुवर्णसिक्ता, दूसरी नदी का नाम है पलासिनी। दूसरी नदी है पलासिनी। तो उज्जैंत पर्वत से निकलने वाली सुवर्णसिक्ता और पलासिनी जो नदी है, इन दोनों नदियों के संगम पर यह सुदर्शन झील स्थित है। बात करें सुदर्शन झील की, तो सुदर्शन जो झील है, रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है, यानी इस जूनागढ़ अभिलेख में इसके बारे में मिलता है। जूनागढ़ जो अभिलेख है रुद्रदामन का, इसके अनुसार इस झील का जो निर्माण है, झील का निर्माण सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल या गवर्नर थे और उनका नाम क्या था? पुष्यगुप्त वैश्य। इस पुष्यगुप्त वैश्य ने सबसे पहले सिंचाई के उद्देश्य से, किसके उद्देश्य से? सिंचाई के उद्देश्य से यह जो सुदर्शन झील है इसका निर्माण करवाया गया था। तो यहाँ से प्रश्न बनता है, सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? तो सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र के गवर्नर या राज्यपाल थे पुष्यगुप्त वैश्य, इन्होंने इसका निर्माण कराया था। और इसकी जानकारी किससे मिलती है? रुद्रदामन जो शक शासक था, 150 ईस्वी का ये लिखा हुआ है और उसमें लिखा हुआ है कि सुदर्शन झील का निर्माण
पुष्यगुप्त वेश्य ने करवाया था। गुजरात के गिरनार जो पर्वत नगर है, इस गिरनार नगर के समीप उज्जैन पर्वत है, यहाँ से 2 नदियां निकलती है, एक का नाम है स्वर्णसिक्ता और दूसरी का है प्लासनी। इन दोनों नदियों के संगम पर यह झील स्थित है। आगे बात करें तो इस झील का, इस सुदर्शन झील का पुनर्जो निर्माण है वो अशोक के समय में हुआ। अशोक के समय में पुनर्निर्माण किसके समय में हुआ? अशोक के समय में। और अशोक के राज्यपाल थे, और राज्यपाल का क्या नाम था? तुषास्त्र। तुषास्त्र। इस तुषास्त्र ने इस सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। तो दूसरी बार इसका पुनर्निर्माण अशोक के समय में। और बात करें, फर्स्ट बार पुनर्निर्माण हो गया, सेकंड बार इसका जो पुनर्निर्माण है, दूसरी बार पुनर्निर्माण सौराष्ट्र के राज्यपाल थे और उनका नाम था सुविशाखा। क्या नाम था? सुविशाखा। इन सुविशाखा ने पुनर्निर्माण करवाया दूसरी बार। अब बात करते हैं गुप्त साम्राज्य के अंतिम शासकों के बारे में। तो स्कंदगुप्त के बाद वाले जो शासक हैं उनके बारे में, अंतिम उत्तराधिकारियों के बारे में बात करते हैं। स्कंदगुप्त के बाद में शासक बनता है पुरुगुप्त। स्कंदगुप्त के बाद में पुरुगुप्त के बाद में शासक बनता है कुमारगुप्त सेकंड। फिर उसके बाद में बनता है बुद्धगुप्त। बुद्धगुप्त के बाद में बनता है नरसिंहगुप्त की बात करें तो नरसिंहगुप्त ने अपने साम्राज्य को 3 भागों में बांटा। नरसिंहगुप्त ने अपने पूरे साम्राज्य को कितने भागों में बांट दिया? 3 भागों में। फर्स्ट भाग की बात करें तो पहला था मालवा का क्षेत्र, दूसरा क्षेत्र स्थापित किया मगध का, और तीसरा बांटा बंगाल। अब बात करें, मालवा का शासक बना भानुगुप्त को मालवा का शासक बनाया नरसिंहगुप्त ने। और मगध का शासक कौन बन गया? नरसिंहगुप्त स्वयं, नरसिंहगुप्त। बात करें बंगाल, तो बंगाल का बना वेंथागुप्त। तो यहां से प्रश्न बन सकता है किस गुप्त शासक ने अपने साम्राज्य को 3 भागों में बांटा? तो नरसिंहगुप्त ने। कौन कौन से क्षेत्र? मालवा, मगध और बंगाल। मालवा का शासक बनाया भानुगुप्त को, मगध का स्वयं नरसिंहगुप्त बन गया और बंगाल का बेंथागुप्त को बनाया। अब नरसिंहगुप्त के बाद में शासक बनता है कुमारगुप्त थर्ड शासक बनता है, और अंतिम शासक बनता है विष्णुगुप्त। यह अंतिम शासक था। तो हमने गुप्त वंश के बारे में प्रारंभ से लेकर के अंतिम शासकों के बारे में चर्चा की। जो महत्वपूर्ण शासक थे जिनके बारे में प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, उनके बारे में हमने चर्चा कर ली है। अब बात करते हैं नेक्स्ट आगे एक अभिलेख है मंदसौर अभिलेख। सबसे पहले बात करेंगे मंदसौर अभिलेख की या मंदसौर प्रशस्ति की। मंदसौर जो प्रशस्ति है ये कुमारगुप्त सेकंड के समय में वत्स भट्टी के द्वारा, किसके द्वारा? वत्स भट्टी के द्वारा लिखी गई, वत्स भट्टी के द्वारा। तो मंदसौर प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई? तो वत्स भट्टी के द्वारा। किसके शासनकाल के दौरान? कुमारगुप्त सेकंड के शासनकाल के दौरान। किंतु इस मंदसौर प्रशस्ति में कुमारगुप्त सेकंड की प्रशंसा नहीं की गई है, बल्कि प्रशंसा किसकी की गई है? कुमारगुप्त फर्स्ट की। प्रशंसा किसकी की गई है? कुमारगुप्त फर्स्ट की। नेक्स्ट है एरन अभिलेख। बात करें एरन अभिलेख की तो यह भानुगुप्त के समय में अंकित किया गया है एरन अभिलेख। और इसमें इस एरन अभिलेख में भानुगुप्त के सेनापति गोपराज, सेनापति का नाम क्या था? गोपराज, और साथ में इनकी जो पत्नी थी
इनके सती होने का प्रमाण इसी एरन अभिलेख में मिलता है और ये बहुत बार एग्जामों में पूछा जा चुका है और यह अभिलेख सती प्रथा का प्रथम अभिलेख माना जाता है। अब बात करेंगे गुप्तकालीन भाषा व साहित्य की। तो सबसे पहले बात करते हैं गुप्तकालीन भाषा व साहित्य की। तो इस काल में मुख्य रूप से जो संस्कृत भाषा है, गुप्त काल में जो संस्कृत भाषा है, इस संस्कृत भाषा के पुनरुत्थान का समय माना जाता है और संस्कृत को राजभाषा का दर्जा मिला गुप्त काल के दौरान ही। सबसे पहले बात करें गुप्तों के समय में पुराण या महाकाव्य की, पुराण या महाकाव्य की। तो इनके समय में पुराण या महाकाव्यों में मुख्य रूप से रामायण और महाभारत, रामायण और महाभारत, इन दोनों का संकलन हुआ गुप्तों के समय में। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है रामायण और महाभारत का संकलन किस वंश के समय में हुआ? तो गुप्तों के समय में। नेक्स्ट बात करें तो स्मृति ग्रंथों की, स्मृति ग्रंथों की रचना हुई, स्मृति ग्रंथों की रचना हुई। अब स्मृति जो ग्रंथ हैं वो कौन कौन से हैं? तो PKNBY, शॉर्ट है PKNBY। पी का मतलब है पाराशर स्मृति, पाराशर स्मृति, पी का मतलब क्या है? पाराशर स्मृति। के का मतलब है कात्यायन, कात्यायन स्मृति। एन का मतलब है नारद स्मृति, नारद स्मृति। बी का मतलब है बृहस्पति, बृहस्पति स्मृति। और वाई का मतलब है याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति। तो स्मृतियां कौन कौन सी है? पाराशर, कात्यायन, नारद, बृहस्पति और याज्ञवल्क्य, ये स्मृति है। बात करें लौकिक साहित्य की, नेक्स्ट है लौकिक साहित्य, लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य की बात करें तो लौकिक साहित्यों में है AVM, AVM और AVN का मतलब अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम। वी का मतलब है विक्रम, विक्रमोवर्षी। एम का मतलब है मालविकांगनी मित्रम, मालविकांगनी, विकांगनी मित्रम, मित्र। बात करें महाकाव्य की, महाकाव्य की गुप्त काल के समय में, तो महाकाव्यों में है आर के, आर का मतलब रघुवंशम, रघुवंशम। और के का मतलब है कुमार संभव, कुमार संभव, ये महाकाव्य और नाटक। उसके बाद में आता है कामांडक का, कामांडक का, कामांडक का नीतिसार, ग्रंथ का नाम है नीतिसार। किसने लिखा था? कामांडक ने। नेक्स्ट है वत्स भट्टी, वत्स भट्टी। वत्स भट्टी के समय में या वत्स भट्टी ने भट्टी काव्यम, भट्टी काव्यम और रावण वधम, रावण वधम, यह दो ग्रंथ लिखे थे गुप्त काल के समय में। वत्स भट्टी के बाद में है वात्स्यायन, वात्स्यायन। और वात्स्यायन ने क्या लिखा था? कामसूत्र। वात्स्यायन के ग्रंथ का क्या नाम है? कामसूत्र। नेक्स्ट है विष्णु शर्मा, विष्णु शर्मा, विष्णु शर्मा ने लिखा था पंचतंत्र, पंचतंत्र। नेक्स्ट है विशाख दत्त, विशाख दत्त, विशाख दत्त ने लिखा मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस। और देवी चंद्रगुप्तम, देवी चंद्रगुप्तम। तो वात्स्यायन ने कामसूत्र, विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र और विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम नामक ग्रंथ लिखे। नेक्स्ट बात करते हैं भारवी की। भारवी का ग्रंथ है कीर्तार्जुनियम, कीर्तार्जुनियम, ये किसने लिखा था? भारवी ने। नेक्स्ट बात करते हैं भास की। तो भास का ग्रंथ है स्वप्नवास दत्ता, स्वप्नवास दत्ता, वाश्व दत्ता। नेक्स्ट है ईश्वर कृष्ण, ईश्वर कृष्ण। और ईश्वर कृष्ण का ग्रंथ है सांख्य कारिका, सांख्य कारिका या सांख्य दर्शन, दूसरा नाम क्या है इसका? सांख्य दर्शन। नेक्स्ट बात करते हैं प्रशस्त पाद, प्रशस्त पाद। प्रशस्त पाद क्या है? प्रधार्थ धर्म संग्रह, प्रधार्थ धर्म संग्रह, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है? वैशेषिक दर्शन। तो वैशेषिक दर्शन, ये इसका दूसरा
नाम है। नेक्स्ट है शूद्रक। शूद्रक, और शूद्रक ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? मर्च्छकटिकम। ये बहुत महत्वपूर्ण है मर्च्छकटिकम। इस मर्च्छकटिकम में इसका नायक एक दरिद्र ब्राह्मण था, और उस दरिद्र ब्राह्मण का नाम क्या था? तो ब्राह्मण का नाम था चारुदत्त। ब्राह्मण का क्या नाम था? चारुदत्त। और नायिका थी एक गणिका। ये तो था नायक, और नायिका थी एक गणिका, और उस गणिका का नाम था वसंत सेना। वसंत सेना। और ये संस्कृत भाषा का पहला काव्य था जिसमें सामान्य वर्ग का नायक बनाया गया। तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं स्थापत्य कला की। गुप्त काल में स्थापत्य कला। स्थापत्य कला की बात करें तो स्थापत्य कला में मुख्य रूप से गुप्त काल में मंदिर स्थापत्य कला के साक्ष्य मिलते हैं, यानी मुख्य रूप से मंदिरों के। गुप्तकालीन जो मंदिर थे इनकी कुछ विशेषताएं थी। विशेषताएं क्या है? फर्स्ट, यह ऊंचे चबूतरे पर बनाए जाते थे। ऊंचे चबूतरे पर बने होते थे मंदिर। दूसरी विशेषता है प्रारंभिक जो मंदिर हैं वो पत्थर से, यानी प्रारंभिक मंदिर तो किससे बने हुए हैं? पत्थर से। और बाद के जो मंदिर हैं वो किनसे बने हुए हैं? ईंटों से। प्रारंभिक मंदिरों की तीसरी बात करें तो प्रारंभिक जो मंदिर थे उनमें केवल गर्भगृह होता था। प्रारंभ में क्या होता था? केवल गर्भगृह। बाद के जो मंदिर थे उनमें गर्भगृह के साथ में सभा मंडप भी होता था। सभा मंडप। नेक्स्ट बात करें तो प्रारंभिक जो मंदिर थे, यानी आरंभिक जो मंदिर थे उनकी छत सपाट होती थी। छत कैसी थी? सपाट। लेकिन बाद के जो मंदिर थे उनकी छत कैसी होती थी? तो वो होती थी शिखर युक्त। शिखर युक्त, यानी आरंभिक मंदिरों की छत सपाट होती थी और बाद के जो मंदिर थे उनकी छत कैसे होती थी? शिखर युक्त। तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करें तो मंदिरों के जो द्वार थे, द्वार के दोनों तरफ मकर वाहिनी गंगा व कुरम आगे व कुरम, गंगा व कुरम। और कुरम का मतलब क्या है? मगरमच्छ। वाहिनी की क्या थी? मगरमच्छ वाहिनी यमुना की मूर्तियां होती थी, यानी गंगा और यमुना। और जो यमुना है वो किसके ऊपर विराजमान थी? मगरमच्छ के ऊपर। अब बात करें मंदिर संख्या 17 की। मंदिर संख्या 17, तो यह जो 17 है वो सांची के महास्तूप के समीप सपाट छत वाला प्रारंभिक गुप्तकालीन मंदिर है। तो प्रारंभिक गुप्तकालीन मंदिर कौन सा है? तो मंदिर संख्या 17। गुप्त काल की बात करें तो गुप्त काल में मुख्य रूप से 2 प्रकार के मंदिर होते थे। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के मंदिर होते थे। पहला था वैष्णव मंदिर, और दूसरा था शैव मंदिर, वैष्णव और शैव। बात करें शैव मंदिरों की तो शैव मंदिरों में भूमरा, और भूमरा कहाँ है? मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश का शिव मंदिर है। दूसरा है नाचना कुठार, इसी शैव का नाचना कुठार, और नाचना कुठार भी कहाँ है? एमपी में। और यह किसका मंदिर है? तो पार्वती का मंदिर है। नेक्स्ट है बांडोली, और बांडोली कहाँ है? राजस्थान में, और ये भी किसका मंदिर है? शिव का। तो ये 3 मुख्य शैव मंदिर हैं। बात करें वैष्णव मंदिरों की, वैष्णव मंदिर, तो वैष्णव जो मंदिर थे उनमें मुख्य रूप से एरन कहाँ है? एमपी। नेक्स्ट है भीतरी कहाँ है? यूपी। नेक्स्ट है देवगढ़ यूपी, और यहाँ का झांसी का दशावतार मंदिर है, झांसी दशावतार मंदिर। नेक्स्ट है तिगवा भी कहाँ है? एमपी में। और नेक्स्ट है सिरपुर, और ये सिरपुर में लक्ष्मण का मंदिर है। सिरपुर में किसका मंदिर है? लक्ष्मण का। और सिरपुर कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में। बात करें भीतरी यूपी के जो मंदिर है, ये पहला मंदिर है जो ईंटों से बना हुआ है। और देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है यह पहला शिखर युक्त मंदिर है गुप्त काल का। तो ये था मुख्य स्थापत्य कला। अब नेक्स्ट बात करते हैं
गुप्तकालीन चित्रकला की। गुप्तकालीन चित्रकला की बात करते हैं तो गुप्तकालीन चित्रकला में सबसे पहले अजंता के गुफा चित्र, सबसे फर्स्ट अजंता के गुफा चित्र जो गुप्त काल में चित्रित किए गए। अजंता कहाँ है? महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र का जो औरंगाबाद जिला है उस जिले में स्थित है अजंता की पहाड़ियां। 1819 में मद्रास रेजिमेंटी के सैनिकों द्वारा अनायास रूप से इन गुफाओं की खोज हो गई थी। यानी जो रेजिमेंट के सैनिक थे गुजर रहे थे तो अनायास ही या अचानक से ही इन गुफाओं के बारे में मालूम चला। बात करें अजंता में टोटल 29 गुफाएं हैं। कितनी गुफाएं हैं दोस्तों? 29 गुफाएं हैं, जिनमें से 6 गुफा के चित्र अभी शेष बचे हुए हैं, बाकी नष्ट हो चुके हैं। 29 में से कितनी सुरक्षित बची हुई है? अभी केवल 6 गुफा। बात करें अजंता की गुफाओं की तो गुफा संख्या 1, 2, 9, 10, 16 और 17। 1, 2, 9, 10, 16 और 17 ये 6 गुफाएं हैं जो वर्तमान में शेष बची हुई है, बाकी सारी नष्ट हो चुकी है। 16, 17 और 19, 16, 17 और 19 ये गुफाएं हैं वो गुप्तकालीन है, गुप्तकालीन है। गुफा संख्या 16 की बात करें तो जो 16 है इसमें सुजाता द्वारा बुद्ध को खीर खिलाने का चित्र है। खीर खिलाने का चित्र है। फर्स्ट तो यह है। गुफा संख्या 16 का ही दूसरा चित्र है मरणासन राजकुमारी। मरणासन राजकुमारी, तो ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा जा चुका है मरणासन राजकुमारी के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं गुफा संख्या 17 की। तो गुफा संख्या जो 17 है, यह गुफा संख्या जो 17 है वो बुद्ध के जीवन से संबंधित है और लगभग बुद्ध के जीवन से संबंधित सभी घटनाओं का जो चित्रण है वो इसी गुफा संख्या 17 में हुआ है, इसलिए इसे चित्रशाला भी कहा जाता है। तो चित्रशाला किस गुफा को कहा जाता है? तो गुफा संख्या 17 को बोला जाता है। और इस गुफा संख्या 17 में माता शिशु का चित्र और इसी गुफा का यह सबसे सुंदर चित्र माना जाता है। माता और शिशु का जो चित्र है सबसे सुंदर चित्र माना जाता है, जिसमें यशोधरा अपने पुत्र राहुल, पुत्र कौन है? पुत्र है राहुल। और राहुल कौन है? बुद्ध को, यानी राहुल को बुद्ध को समर्पित करते हुए दिखाई देती है इस गुफा संख्या 17 में। तो 16 किससे संबंधित है? बुद्ध को खीर खिला रही है सुजाता, और दूसरा चित्र है मरणासन राजकुमारी। गुफा संख्या जो 17 है इसे चित्रशाला कहा जाता है। भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित लगभग सभी घटनाएं यहाँ पर चित्रित हैं। तो ये थी अजंता की गुफाएं। नेक्स्ट है बाघ की गुफाएं। और बाघ की गुफाएं कहाँ हैं? बाघ की जो गुफा है, बाघ की गुफाओं की बात करें तो यह मध्य प्रदेश के ग्वालियर के समीप जो बाघ की पहाड़ियां हैं, इन बाघ की पहाड़ियों में स्थित है बाघ की गुफाएं। यहाँ कुल कितनी गुफाएं हैं? तो 9 गुफाएं। वहां कितनी थी? अजंता में 29 गुफाएं। शेष कितनी बची हुई है? 6 में कौन कौन सी है? 1 नंबर, 2 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 16 नंबर और 17 नंबर। या 9 गुफाएं हैं, जिनमें से 8 के चित्र सुरक्षित हैं और 1 गुफा नष्ट हो चुकी है। और यह महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। यानी हीनयान और महायान जो बौद्ध धर्म था उसमें महायान बौद्ध धर्म से संबंधित गुफा है ये। नेक्स्ट बात करें अजंता के विपरीत, यानी इन बाघ गुफाओं में अजंता के विपरीत यहाँ के चित्र हैं गैर धार्मिक। अजंता में धार्मिक थे और यहाँ गैर धार्मिक विषय पर आधारित चित्र हैं, जैसे संगीत है, संगीत सभाओं के चित्र, किसान, चरवाहे, ये यहाँ के मुख्य चित्र हैं। नेक्स्ट बात करते हैं चित्रकला के बाद में। नेक्स्ट आता है गुप्तकालीन मूर्तिकला। यानी चित्रकला की हमने चर्चा की है, अब बात करते हैं मूर्तिकला की। गुप्तकाल में मूर्तिकला। गुप्तकालीन जो मूर्तिकला है उसे मथुरा कला भी कहा जाता है। ये मोस्ट क्वेश्चन है, मथुरा कला किसको कहा जाता है? तो गुप्तकालीन मूर्तिकला को। मथुरा कला में बात करें, इस मथुरा कला में
तो बुद्ध की जो मूर्तियां हैं, मुख्य रूप से किन की मूर्तियां बनी हुई है? बुद्ध की मूर्तियां। किसकी बनी हुई है? बुद्ध की मूर्तियां। मूर्ति और प्रतिमा दो शब्द हैं, दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। बनती एक ही तरह से। मूर्ति हमेशा देवी देवता की बनाई जाती है और एक होता है प्रतिमा। प्रतिमा सांसारिक मनुष्य की बनाई जाती है। यहाँ पर जो मूर्तियां हैं वो सामान्यतः काले व लाल, काले प्लस लाल पत्थरों की बनी होती थी। काले और लाल पत्थरों से बनाई जाती थी गुप्तकालीन जो मूर्तियां हैं वो। नेक्स्ट आगे बात करें तो जो मूर्तियां हैं, यहाँ की जो मूर्तियां हैं, उन मूर्तियों का जो शारीरिक मार्शलता है, शारीरिक मार्शलता है, इसके स्थान पर चेहरे के आनुपातिक पर विशेष ध्यान दिया गया है। यानी मार्शल का मतलब मजबूत जो शरीर है उसके बजाय जो चेहरा है, चेहरे के ऊपर अधिक ध्यान दिया गया है, जिससे चेहरे पर अधिक आकर्षण के भाव प्रदर्शित किए गए हैं, जिसे मथुरा कला की जो मूर्तियां हैं वो आध्यात्मिकता के निकट प्रतीत होती है। यहाँ की मुख्य मूर्तियों की बात करें तो मुख्य मूर्तियों में सोट्री की बात करें तो सासुमा। सोट्री कौन सी है? सासुमा। शा का मतलब है सारनाथ। ये सारनाथ की मूर्ति किससे बनी हुई है? पत्थर से। नेक्स्ट बात करें सू का मतलब सुल्तानगंज। और इस सुल्तानगंज में बुद्ध की मूर्ति है और कांसे से बनाई गई है। किससे बनी हुई है? कांसे से, और 7.5 फीट ऊंची है। नेक्स्ट बात करें माँ का मतलब मथुरा, और ये किससे बनी हुई है? पत्थर से। तो दोस्तों ये था गुप्तकालीन, जो गुप्त काल था उससे संबंधित विस्तृत व्याख्या। नेक्स्ट वीडियो में इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में रिवाइज हुए हैं वो होंगे। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे समय समय पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे।